ईरान और इजराइल की जंग का आज 9वां दिन है। दोनों तरफ से भीषण तबाही जारी है। इजराइल ने ईरान के ड्रोन कमांडर अमीन पोरजोत्की को हवाई हमले में मारने का दावा किया है। इससे पहले इजराइल ने 13 जून को ड्रोन यूनिट के चीफ ताहरपुर की हत्या कर दी थी। इजराइल अब तक ईरान के 12 से ज्यादा सैन्य अफसरों की हत्या कर चुका है। इसमें ईरानी सेना के चीफ मोहम्मद बाघेरी, IRGC चीफ हुसैन सलामी समेत कई और बड़े नाम शामिल हैं। इजराइल के प्रहार से अब तक ईरान में 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इजराइल को जंग रोकने के लिए नहीं कहेंगे। अगर कोई जीत रहा है तो उसे रोकना मुश्किल है। अमेरिका दावा कर रहा है इजराइल युद्ध में जीत रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इजराइल युद्ध में फंस चुका है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर डील पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका की धमकी के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है। खामेनेई ने सरेंडर से इनकार कर दिया है। ऐसे में सवाल कि बिना अमेरिका मदद से इजराइल कब तक युद्ध में टिकेगा। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल भी तेल अवीव को खंडर बना रही है। तेल अवीव, यरूशलेम समेत कई शहरों में ईरान ने बड़े बड़े हमले किए हैं। बढ़ते संघर्ष ने इजराइल की सैन्य स्थिति की ताकत और कमजोरियों को उजागर कर दिया है। इजरायली डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को पूरी तरह से रोकने में नाकाम हो रहा है और यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त इजराइल पे खड़ा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने जिस गति से इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको लेकर इजरायली रक्षा अधिकारियों में चिंता है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की है कि इजराइल के एरो इंटरसेप्टर की आपूर्ति, जिसकी कीमत लगभग $3 मिलियन है, वो कम हो रही है। रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही है कि अगर ईरान इसी तरह से मिसाइल अटैक जारी रखता है तो इजराइल को मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 10 से 12 दिनों के लिए ही इंटरसेप्ट बचे हुए हैं। अमेरिका ने ईरान को 2 हफ्ते का वक्त दे दिया है, यानी अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं होता तो क्या इजराइल लंबे वक्त तक युद्ध में टिक पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इजराइल युद्ध में फंस चुका है। तो लगातार आप देख लीजिए, ईरान और इजराइल को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के साथ जंग में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। इजराइल को कई $मिलियन का नुकसान हुआ है। इस हर दिन की अगर बात की जाए तो इजराइल को लगभग 17.32 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। तेल अवीव, बरशीबा, हाइफा ईरानी हमले में पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस हमले में इजराइल में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। इजराइल में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है इस पूरे हमले में। आपको यहाँ पर यह भी जानकारी दे दें कि इस पूरे दिन, हर दिन इजराइल की अगर बात की जाए तो लगभग 18 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये एक दिन का आंकड़ा है जो आपको बता रहे हैं। चाहे तेल अवीव हो, चाहे बेरशीबा हो, हाइफा हो, ईरानी हमलों में लगातार तबाह होता जा रहा है। अब तक इस हमले में इजराइल में 30 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान के साथ जंग में इजराइल को भारी नुकसान देखना पड़ रहा है। सवाल यह है कि यूएस का क्या टेक रहेगा। वो यूएस जिसने साफ तौर पर कहा था कि अगर ईरान को ये समझना होगा और अगर ईरान नहीं समझेगा तो इजराइल लगातार अटैक करता रहेगा। लेकिन इस वक्त इजराइल के क्या हालात है, ये बड़े सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान का मिसाइल अटैक लगातार जारी है। भीषण पलटवार किया जा रहा है। ईरान और इजराइल की जंग में क्या होगा, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है इजराइल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल के पास अंडरग्राउंड हमले की क्षमता ही नहीं है। ईरान के एटमी ठिकाने अकेले तबाह नहीं कर सकता है। इजराइल के पास बहुत ही सीमित क्षमता है। बहुत बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त के सामने आया है। ये वो वक्त है जब ईरान और इजराइल में लगातार जंग हो रही है, भारी तबाही हो रही है। तस्वीरें बयां कर रही है कि इस वक्त ईरान और इजराइल के क्या हालात हैं। लेकिन इन सब के बीच में ट्रंप का ये बयान आना कि इजराइल के पास बहुत सीमित रिसोर्सेज हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, इजराइल के पास अंडरग्राउंड हमले की क्षमता ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, एटमी ठिकाने अकेले तबाह नहीं कर सकता है इजराइल के पास बहुत ही सीमित क्षमता है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने इजराइल को खुले तौर पर समर्थन दिया था, वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने कहा था कि ईरान के पास 2 हफ्ते का वक्त है, वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने कहा था 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है, वो डोनाल्ड ट्रंप जो G7 छोड़कर आगे निकल गए थे, जिसके बाद कई सारे कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान इजराइल को लेकर कई बड़ी बातें हो सकती है, वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने खुले तौर पर इजराइल की बैकिंग की थी ताकि यूएस और ईरान की न्यूक्लियर डील हो सके,
उस डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त आ रहा है जब ईरान की तरफ से लगातार इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही है। इजराइल जिसकी सैन्य क्षमता, जिसकी सैन्य शक्ति, जिसकी टेक्नोलॉजी दुनिया भर में जानी जाती है, वो आज की तारीख में कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। क्या इजराइल को इस बात का अंदाजा हो गया है कि कहीं ना कहीं यूएस के साथ हाथ मिलाकर या यूएस पर भरोसा करके कोई गलती की गई है? क्योंकि जिस तरह से ईरान लगातार मिसाइलों से अटैक कर रहा है, किसी इंसान को इस बात का इल्म नहीं था कि ईरान की सैन्य क्षमता इतनी ज्यादा है। हालांकि इस बात का सबको पता है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग है, लेकिन वो एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों के सामने उतना नहीं टिकता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईरान ने इजराइल हमले तेज कर दिए हैं। तेल अवीव पर 25 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। हमले में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। यरूशलेम में भी ईरान ने हमला कर दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेल अवीव पर 25 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई है। इजराइल को भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त जो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, ईरान लगातार मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है और ये मिसाइल का अटैक जो है वो जारी है। ईरान ने इजराइल पर हमले और तेज कर दिए हैं। लगातार ये जो अटैक्स है मिसाइलों से वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, ईरान और इजराइल में युद्ध की क्या स्थिति है, क्या आने वाले समय में ये युद्ध और भी गहरा होता जाएगा, इन तमाम चीजों को, इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इसी चर्चा को लेकर पैनल जुड़ गया है मेजर जनरल अभय कर्की, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कर्नल टीपी त्यागी है, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। शुरुआत में मेजर जनरल अभय कर्की जी आपसे करना चाहूंगी और मैं समझना चाहूंगी कि इस वक्त ईरान की सिचुएशन क्या है। मैं इसलिए ईरान की सिचुएशन पूछ रही हूँ क्योंकि लगातार ईरान से खबरें आ रही है कि ईरान एक के बाद एक मिसाइल अटैक कर रहा है। इस बात का हर व्यक्ति को इल्म था कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डोम कितना स्ट्रांग है, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ईरान की बढ़ती ताकत साफ तौर पर नजर आ रही है। जी धन्यवाद, जय हिंद। ये जो आज की सिचुएशन है, ये अभी जो लड़ाई थी, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक से शुरू तो हुई है जैसे कि हम समझते हैं, और उसमें जो इजराइल था उसने उसके टॉप मिलिट्री लीडरशिप, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट और उसके जो ठिकाने थे उन पे हमला बोला था, और जहां से उसको पूरी सक्सेस मिली थी टॉप लीडरशिप में और टॉप साइंटिस्ट में। लेकिन न्यूक्लियर ठिकाने बर्बाद करने के लिए जो पूरा उसको चाहिए, वो उसके पास वो असला नहीं है। जो फर्दो पहाड़ों के अंदर जो उसकी फैसिलिटी है और जो उसकी मोस्ट क्रिटिकल फैसिलिटी, वहां तक इजराइल नहीं पहुंच पा रहा है, और वो सिर्फ अमेरिका जो है उसके पास अपने B-2 बॉम्बर्स के साथ, बंकर बस्टर जो है उनके साथ वो जा सकता है। उधर की तरफ ईरान इसमें सरप्राइज हो गया था। पहले इजराइल का उसके प्रॉक्सीज के साथ लड़ाई था, हूथी, हमास और हिजबुल्लाह, जिन पे वो बहुत अच्छी तरह से हावी हुआ और सक्सेस भी मिला। लेकिन जब उसने ईरान को अटैक किया था, उस समय इजराइल कॉन्फिडेंट दो चीज का था। एक कि उसकी जो इनिशियल स्ट्राइक्स हैं उसमें ईरान की जो लीडरशिप है वो लड़खड़ा जाएगी। दूसरा, हो सकता है वहाँ की जनता जो है वो अपनी रिजीम के खिलाफ खड़ी हो जाएगी अगर हम उसको मारते हैं। और तीसरा, हम अमेरिका की मदद से उसके जो न्यूक्लियर क्षमता है बम बनाने की, जो एनरिच यूरेनियम का है, उसको हम काबू में ले आएंगे या उसको हम नेस्तनाबूद कर देंगे, क्योंकि जब भी आप उसको अटैक कर रहे हैं तो दोबारा घास की तरह उग जाता है। इसमें जो ईरान ने पलटवार किया है, ईरान ने अपनी रेजिलियंस दिखाई है या उसने अपनी क्षमता दिखाई है जज्ब करने की इजरायली हमले को। लीडरशिप जो उसकी मिलिट्री या न्यूक्लियर साइंटिस्ट की थी वो उसने रिप्लेस कर ली है, उसमें कोई हमें खास फर्क नहीं पड़ रहा है। और जहां तक कि जज्ब करना था अटैक्स को, उसका उसने रिटेलिएशन दिया है। और इजराइल अभी थोड़ा सा भौचक्का हो गया है ये देख के कि ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो कहां तक पहुंच गई है। और अभी जी, मुझे लगता है इजराइल के साथ साथ कई ऐसे मुल्क हैं जो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ईरान के पास इतनी सैन्य शक्ति है, इतनी क्षमता है, उसकी मिसाइलें इतनी स्ट्रांग है। कर्नल टीपी त्यागी, मैं आपका भी रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगी और मैं समझना चाहूंगी कि इस वक्त जो तस्वीर ईरान दिखा रहा है,
क्या ईरान ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा है? हालांकि हमने लगातार इस बात पर चर्चा की है कि इजराइल ने कितनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की है। इजराइल जैसी टेक्नोलॉजी लोगों के पास होना, चाहे वो मेडिकल की एडवांसमेंट हो या कंप्यूटर्स की चीजें हो, वैसी टेक्नोलॉजी को मात दे पाना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होता है, चाहे उनका एयर डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो। लेकिन जिस मिसाइलों की ताकत से ईरान इस वक्त लड़ रहा है और जो बैकिंग ईरान को लगातार मिल रही है, वो कहीं ना कहीं एक संदेह खड़ा करती है। संदेह इसलिए खड़ा करती है क्योंकि इजराइल को खुले तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बैकिंग थी। जिस दिन इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक की शुरुआत की थी, उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया था कि ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए सोच लेना चाहिए, वरना ये एयर स्ट्राइक और बढ़ती रहेगी। क्या अब आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर हो गए हैं? क्या इजराइल को ऐसा लग रहा होगा कि गलती कर गई डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास करके? देखिए, कुछ भी सिचुएशन हो जाए, अमेरिका इजराइल को छोड़ नहीं सकता। मोमेंटरीली ये हो सकता है कि जिसे शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं, कि इजराइल ये न समझ बैठे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपनी ताकत के ऊपर कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म के नाटक करते रहते हैं, सभी के साथ करते हैं। लेकिन अमेरिका ने इजराइल को 1948 में मिडिल ईस्ट में बसाया ही इसलिए था ताकि अमेरिका का मिडिल ईस्ट के अंदर वहाँ की जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनमें उसका प्रभाव बना रहे। अब कल्पना करके देखिए कि ईरान जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, और उसके अलावा और कौन सी ऐसी कंट्री है जो अमेरिका के साथ है मिडिल ईस्ट के अंदर। वो कंट्रीज है, उन्होंने अपने मिलिट्री बेसिस दे रखे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे नहीं है कि जिस तरह से इजराइल उसके साथ है ऐसे कोई दूसरा नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ ये शॉक ट्रीटमेंट होगा। अब जो ईरान की ताकत है, दरअसल में ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइल को अपने आप डेवलप किया है, बगैर किसी दूसरे देश की टेक्नोलॉजी को कॉपी किए बगैर। उसमें कुछ खासियतें होंगी जो दूसरे लोगों को पता नहीं है, लेकिन उसने हाइपरसोनिक मिसाइल भी बनाई है। जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इजराइल के पास नहीं है, और ना ही इजराइल के पास ऐसा कोई या किसी भी देश के पास आज की तारीख में ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके। हालांकि कोई हथियार अल्टीमेट नहीं हो सकता। हाइपरसोनिक मिसाइल भी अपनी फ्लाइट में या तो टर्मिनल फेज में या लॉन्चिंग फेज में एट सम मोमेंट कमजोर होती है, पर उस मोमेंट को पकड़ना मुश्किल है, और इतनी तेज चलती है कि उसके आगे की हवा आयोनाइज हो जाती है, प्लाज्मा बन जाता है। किसी भी रडार से आने वाली किरणें बजाय रिफ्लेक्ट होके और उसकी लोकेशन बताने के उसी में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इजराइल उन्हें नहीं रोक पाया, नुकसान हुआ। और जो ईरान ने एक इस्तेमाल की एक ट्रिक इस्तेमाल की। ट्रिक क्या थी कि उसने पहले अपने ड्रोन भेजे। अब उन ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइल थी वो एयर डिफेंस सिस्टम से दागी गई। जब तक वो दोबारा रिचार्ज करते, ईरान ने अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भेज दी। और जब तक ये ट्रिक समझ में आई इजराइल के, तब उसने हाइपरसोनिक मिसाइल भेजने शुरू की। यानी कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे नहीं कर मतलब सकते। कि और टीपी त्यागी नहीं, वो हो साहब, गया। एक सेकंड, वो हो गया। वो कैसे हो गया कि ईरान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी इन मिसाइलों में और ड्रोन में, या अपने हूती हिजबुल्लाह वगैरह को ताकत देने में। उसने अपने एयर डिफेंस पे ख्याल नहीं दिया। S-300 सिस्टम रशिया से लिया, मगर बैटरी चाइना से ली, स्पेयर पार्ट खुद के लिए, कुल मिला के उसका एयर डिफेंस सिस्टम इंटीग्रेट नहीं हो पाया, बेकार हो गया। और आज की तारीख में इजराइल की कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी ईरान में है, और इसी वजह से वहां बॉम्बिंग हो रही है। ईरान एक चक्रव्यूह में फंस गया है। यू विल फाइंड वेरी सून द थिंग्स विल चेंज। हाँ, इतना सच है कि वो जो फोर्डो न्यूक्लियर आर्सेनल का ठिकाना है, उसमें चूंकि वो 300 फीट गहरा है, वो GPU 57 बम इजराइल के ठीक पास है। नहीं है, ना ही उन्हें लॉन्च करने की क्या क्षमता है। इसके लिए उसे अमेरिका पे डिपेंड रहना पड़ेगा। मेजर जनरल अभय कर्की, क्योंकि फौजों का जिक्र लगातार हो रहा है और इस बात का भी कई ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि ईरान ने 60% यूरेनियम को स्टॉक पाइल किया है, जिस पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। इन सब के बीच में क्या आपको लगता है ये जो वॉर चल रहा है, इजराइल की तरफ से लगातार स्ट्राइक्स चल रही है, ये उस न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने की बात तो की जा रही है, लेकिन क्या वहां तक पहुंच पाएंगे, या ये सिर्फ ऊपरी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है?
जी, जो रिपोर्ट्स अभी तक आ रही हैं उसमें यही है कि चाहे उसके एंसिलरीज और जैसे हार्ड वाटर रिएक्टर है, ये चीजें हैं, यहाँ तक तो वो उसने डिस्ट्रॉय कर लिया है, लेकिन जो उसका कोर है, जो उसके यूरेनियम एनरिच यहाँ पे है, उसके पास जो स्टॉक पाइल है, वहां तक पहुंचने के लिए अपने आप पे पॉसिबल नहीं है टेक्निकली, जिनके पास उस टाइप के हथियार नहीं है। अगर वो इसराइल को लगता है कि अमेरिका हाथ पीछे खींच रहा है और वो अपने को इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है अपने जो पॉलिटिकल रीजंस के लिए, क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि जहां तक इसराइल का सवाल है, इसराइल अपनी सर्वाइवल के लिए, उसको एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है न्यूक्लियर ईरान से, क्योंकि अगर वो लड़ाई हार गया तो फिर वो ज्यूज को दोबारा बाहर फेंक देंगे, या फिर उसको अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स आने शुरू हो गए ईरान की तरफ से, जो कि ईरान ने शरेआम ऐलान किया है कि हम ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना के इनको खत्म कर देंगे इसराइल को, तो ये एक बिल्कुल अपनी अस्मिता, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए इसराइल की ये लड़ाई है, और वो किसी भी हद तक जाएगा। जहां तक अमेरिका का सवाल है, वो अभी खासकर ट्रंप के अंदर वो कॉस्ट एनालिसिस बेसिस पे देखते हैं कि मेरे कितना फायदा होगा अगर मैं चला गया, बाद में मेरे ट्रेड डील होगा कि नहीं होगा, क्या इसराइल को मैं ऐसे संभाल सकता हूँ, क्या ये मैं कर सकता हूँ, रिपब्लिकन मेरा बेस क्या बोलेगा, मेरी कितनी डेथ्स होंगी। तो ये सब करने के चक्कर में अभी अमेरिका, ट्रंप ने 14 दिन अपने को छुट्टी दे दी है कि मैं डिसाइड करूंगा, देखता हूँ ये लोग क्या करते हैं। लेकिन इसराइल के पास ये ऑप्शन नहीं है, और अगर अमेरिका, जिसके पास ये काबिलियत है कि फॉर्दो के बेस को कर दे, और जैसे अमेरिका क्लेम करता है कि उसको ये भी पता है कि अयतुल्ला कहाँ है, खमेनेई कहाँ पे है, और उसको या फिर न्यूट्रलाइज करे, पर उसको न्यूट्रलाइज करने से सिविल वॉर हो जाएगी, क्योंकि कोई उनके पास ऑल्टरनेट है नहीं। तो ऐसी हालत में क्या इसराइल अपने बिल्कुल बौखला के, क्योंकि अभी उस पे मिसाइल आ रही है, और ईरान ने इसको एक एट्रिशन की लड़ाई कर दिया है कि देखें कि मेरी मिसाइलें आपके टेल एविव पे ज्यादा गिरती हैं, या आपका आयरन डोम जो बोलता था मेरी मिसाइलों को ले सकता है, और किसका आर्सनल जखीरा जो है वो ज्यादा बड़ा है। 10वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन, उसके दिन अभी आप देखो तो जो इसराइल की क्षमता थी पहले दिन आयरन डोम की, 90% वो मिसाइलों को हवा में निकाल देता था ईरान की जो आ रही थी।